स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 जो कि है हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर्स, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एंड शॉक। सबसे पहले देखिए लिखा है कि हेल्थ सेल की और टिश्यू की डिपेंड करती है सर्कुलेशन ब्लड की पे, जो डिलीवर कर रहा होता है ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को, रिमूव करता है वेस्ट को जो जनरेट होते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म से। नॉर्मल कंडीशन में जैसे ब्लड पास होता है कैपिलरी बेड में से, तो प्रोटीन जो कि है ना प्लाज्मा में वो रिटेन होते हैं वास्कुलेचर के अंदर, और लिटिल नेट मूवमेंट हो रही होती है वाटर की एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की इनटू द टिश्यू। तो ये बैलेंस ना डिसरप्ट हो जाता है पैथोलॉजिक कंडीशंस में, जो अल्टर करती है एंडोथेलियल फंक्शंस को, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वास्कुलर का बढ़ा देती है और या फिर कम कर देती है प्लाज्मा के प्रोटीन कंटेंट को। तो इन ऐसी कंडीशंस में इडीमा हो जाता है, एक्यूमुलेशन फ्लूइड की टिश्यूज़ के अंदर रिजल्टिंग फ्रॉम द नेट मूवमेंट ऑफ द वाटर इन द एक्स्ट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेसेस। ठीक है, डिपेंड करता है सीवियरिटी के ऊपर और लोकेशन के ऊपर। एडिमा को मिनिमल या प्रोफाउंड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में ये बनाएगी वंस शूज़ फील स्नगर आफ्टर लॉन्ग सेडेंटरी डे। लंग्स में जबकि ये एडिमा ना एल्विलाई को फिल करेगी और लाइफ थ्रेटनिंग हाइपोक्सिया कॉज करा सकती है। स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ब्लड वेसल्स की फ्रीक्वेंटली कॉम्प्रोमाइज़ होती है ट्रॉमा की वजह से। हीमोस्टेसिस प्रोसेस होता है ब्लड की क्लॉटिंग का, जो प्रिवेंट करता है एक्सेसिव ब्लडिंग आफ्टर ब्लड वेसल डैमेज हो जाए। अगर इनएडिक्वेट हीमोस्टेसिस हो रही है तो फिर हेमरेज हो सकता है, जो कि कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है रीजनल टिश्यू परफ्यूजन को। और अगर ये मैसिव हुआ हेमरेज और रैपिड हुआ तो फिर हाइपोटेंशन और शॉक हो सकती है और फिर डेथ हो सकती है। कन्वर्सली इनअप्रोप्रिएट अगर क्लोटिंग हो रही है, जैसे थ्रोम्बोसिस हो गई या फिर माइग्रेशन हो रहे हैं क्लॉट की, एम्बोलिज्म हो गई, तो ऑब्स्ट्रक्ट वेसल्स हो सकती हैं पोटेंशियली कॉजिंग इस्केमिक सेल डेथ, जिसको इन्फेक्शन कहेंगे। इंडीड थ्रोम्बोएम्बोलिज्म लाई करता है हार्ट पे ऑफ 3 मेजर कॉजेज मॉर्बिडिटी के और डेथ के इन द डेवलप्ड कंट्रीज़। एक होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, दूसरा पल्मोनरी एम्बोलिज्म और सेरिब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट यानी स्ट्रोक। इस प्रीफेस में हम डिस्कस करेंगे हमारी डिस्कशन हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर्स की विद द कंडीशन जो कि इंक्रीज़ कर देती है टिश्यू ब्लड वॉल्यूम को। टिश्यू ब्लड वॉल्यूम हाइपरीमिया देखेंगे पहले और कंजेशन। देखिए हाइपरीमिया और कंजेशन रेफर करती है कि इंक्रीज़ हुआ हो ब्लड वॉल्यूम किसी भी टिश्यू में, लेकिन डिफरेंट अंडरलाइंग मैकेनिज्म होते हैं। अब जो हाइपरीमिया है वो एक एक्टिव प्रोसेस होता है, जो कि ना आर्टीरियोलर डायलेशन की वजह से होता है, आर्टीरियोलर, और इंक्रीज ब्लड इनफ्लो हो एज अकर इन द साइट ऑफ द इन्फ्लामेशन पे जैसा होता है, या फिर जैसे एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल में होता है आर्टीरियोलर डायलेशन। हाइपरीमिक टिश्यू ना रेड ज़्यादा होते हैं देन द नॉर्मल, क्योंकि ना इसमें इनगोर्जमेंट होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, जबकि कंजेशन जो है ये हमारा एक्टिव नहीं बल्कि पैसिव प्रोसेस होता है। ये रिजल्ट करता है इम्पेयर्ड आउटफ्लो, इम्पेयरमेंट है, वहाँ पे इंक्रीज इनफ्लो था, यहाँ पे आउटफ्लो इम्पेयर हो गया है वीनस ब्लड का फ्रॉम अ टिश्यू, वीनस ब्लड का। ये सिस्टेमिकली होता है जैसे कि कार्डियक फेलियर में, या फिर लोकली होता है जैसे कि कॉन्सिक्वेंस हो आइसोलेटेड वीनस ऑब्स्ट्रक्शन का। कंजेस्टेड टिश्यू को ना एबनॉर्मल ब्लू रेड साइनोसिस हो रही होती है, जो स्टेम करती है फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन इन द अफेक्टेड एरिया। लॉन्ग स्टैंडिंग क्रोनिक कंजेशन में इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन और परसिस्टेंट हाइपोक्सिया के नतीजे में पैरेन्काइमल सेल डेथ हो जाती है। ठीक है, और सेकेंडरी टिश्यू फाइब्रोसिस और एलिवेटेड इंट्रावास्कुलर प्रेशर एडिमा कॉज करा सकता है, या फिर समटाइम रप्चर कैपिलरीज प्रोड्यूस कर देती हैं फोकल हेमरेजेस। ठीक है, अभी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। कट सरफेस जो होते हैं ना हाइपरीमिक या फिर कंजेस्टेड टिश्यूज़ के, वो वेट फील होते हैं और टिपिकली ऊज करते हैं ब्लड को। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हमें अक्यूट पल्मोनरी कंजेशन मार्क्ड होती है बाय ब्लड इनगोज एल्वियोलर कैपिलरीज होती हैं एट वेरिएबल डिग्रीज ऑफ एल्वियोलर सेप्टल एडिमा, और इंट्रा एल्वियोलर हेमरेज होती है। जबकि क्रोनिक पल्मोनरी कंजेशन में क्या होता है, सेप्टा थिक हो जाएंगे और फाइब्रोटिक, और जो एल्वियोलर स्पेसेस हैं उनमें न्यूमरस मैक्रोफेजेस लेडन हो जाएंगे विद हीमोसिड्रिन। ये है हार्ट फेलियर सेल्स जो ड्राइव होते हैं फ्रॉम द फैगोसाइटोज्ड सेल्स। अक्यूट हिपेटिक कंजेशन में ना सेंट्रल वेन जो होती है और जो साइनोसॉइड्स हैं वो डिस्टेंट हो जाएंगे ब्लड के साथ, और यहाँ पे नेक्रोसिस हो सकती है सेंट्री लोकेटेड हेपेटोसाइट्स की। पेरीपोर्टल जो हेपेटोसाइट है वो ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड होंगे क्योंकि उनकी प्रॉक्सिमिटी है टू द हेपेटिक आर्टीरियोल्स।
experience less severe hypoxia and may develop only reversible fatty change. क्रोनिक पैसिव कंजेशन अगर हो जाती है, अक्यूट नहीं, अब क्रोनिक पैसिव कंजेशन ऑफ द लिवर, तो सेंट्रल रीजन हेपेटिक लोब्यूल्स के जो व्यू करेंगे हम ग्रॉस एग्जामिनेशन में, वो हमें रेड ब्राउन अपीयर होंगे और वो स्लाइटली डिप्रेस्ड होंगे owing to the cell loss and accentuate होंगे against the surrounding zone of uncongested tan, sometime fatty liver, nutmeg liver अपीयर होगा. माइक्रोस्कोप फाइंडिंग में हमें सेंट्री लोब्यूलर हेपेटोसाइट नेक्रोसिस मिलेगी, हेमरेज हो रही मिलेगी और हीमोसिड्रन लेडन मैक्रोफेजिस में मिलेंगी. देखिए 4.1 A और B में, ये देखिए ये एक पिक्चर है, इसमें लिवर विद क्रोनिक पैसिव कंजेशन एंड हेमरेज दिखाया गया है. ए वाले फिगर में ना ऑटोप्सी स्पेसिमेन है, सेंट्रल एरिया जो है वो रेड है और स्लाइटली डिप्रेस्ड है कंपेयर टू द सराउंडिंग टैन वायबल पैरेनकाइमा जो क्रिएट कर रहा है नटमेग लिवर, सो कॉल्ड क्योंकि ये रिजेंबल करता है कट सरफेस नटमेग की तरह. देखिए सेंट्रल जो है टैन, माइक्रोस्कोपिक प्रिपरेशन दूसरे में शो करिए सेंट्री लोब्यूलर हेपेटिक नेक्रोसिस विद हेमरेज एंड स्कैटर्ड इन्फ्लामेटरी सेल्स. ठीक है, सेंट्री लोब्यूलर नेक्रोसिस इसमें. नेक्स्ट अभी पढ़ते हैं हम इडीमा. ठीक है, इडीमा जो है वो अप्रोक्सीमेटली 60% लीन जो बॉडी वेट होता है ना हमारा, वो वाटर होता है. ठीक है, टू थर्ड उसमें से जो है हमारा वो हो गया इंट्रा सेलुलर सेल्स के अंदर. मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग जो हमारा वाटर है ना वो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में होता है. किस फॉर्म में? इंटरस्टिशियल फ्लूइड की फॉर्म में. अब जो 60 में से 5% जो है बॉडी वाटर होता है वो हमारे ब्लड के प्लाज्मा में होता है, वो इंट्रा सेलुलर हो गया. और ये ब्लड प्लाज्मा में 5% होता है. जैसे हमने पहले देखा एडिमा एक्यूमुलेशन होती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, टिश्यूज एक्यूमुलेशन ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड विद इन द टिश्यूज. एक्स्ट्रावास्कुलर फ्लूइड भी कलेक्ट होता है कैविटीज़ में, जैसे कि एक्यूमुलेशन ऑफन रेफर टू एज कलेक्टिवली इफ्यूजन्स. ठीक है, अगर वो बॉडी कैविटी में आ जाते हैं तो उसको इफ्यूजन कहेंगे. एग्जाम्पल इंक्लूड करती हैं जैसे कि इफ्यूजन प्लूरल कैविटी में हो गई जिसको हम कहेंगे हाइड्रोथोरैक्स, पेरिकार्डियल कैविटी में हाइड्रोपेरिकार्डियम या पेरिटोनियल कैविटी में हाइड्रोपेरिटोनियम. एनासरका जो है ना, उस एनासरका ये देखिए ये सीवियर और जनरलाइज्ड, सीवियर एंड जनरल इडीमा होती है जो कि मार्क्ड होती है बाय प्रोफाउंड स्वेलिंग सबकुटेनियस हमारे टिश्यूज़ की और एक्यूमुलेशन फ्लूइड की इन द बॉडी कैविटीज़. ठीक है, सबकुटेनियस टिश्यू की स्वेलिंग ज़्यादा होती है इसमें और फ्लूइड कैविटीज़ में एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी कैविटीज़ में. 4.1 देखें मेजर कॉज लिखे हुए हैं एडिमा के. देखिए क्या कॉजेज़ हो सकते हैं. एक तो होते हैं इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के. ठीक है, उसमें आ जाते हैं हमारे दो, वो तो या तो वो आर्टीरियोल्स की डायलेशन की वजह से हाइड्रोस्टेटिक पर बढ़ा है या फिर इम्पेयर वीनस रिटर्न है. इम्पेयर वीनस रिटर्न कब होता है? जब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है या जब कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो जाती है. एसाइटिस लिवर सिरोसिस में भी वीनस रिटर्न इम्पेयर होता है. वीनस ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या कोई कंप्रेशन आ जाए, कोई थ्रोम्बोसिस हो जाए, कोई एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि कोई मास हो जाए, कोई लोअर एक्सट्रीमिटी में इनएक्टिविटी हो प्रोलॉन्ग डिपेंडेंसी की वजह से. ठीक है, जिसकी वजह से इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन भी होती है. नेक्स्ट है आर्टीरियोलर डायलेशन की वजह से भी होता है. क्या होता है? वास्कुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा और एडिमा होगी, तो वो हीट की वजह से आर्टीरियोल्स डायलेट करते हैं एक तो, और दूसरा जब न्यूरोह्यूमरल डिसरेगुलेशन हो रही हो तभी आर्टीरियोल्स डायलेट करती हैं, ये दो रीज़न से. दूसरा है रीज़न एडिमा का रिड्यूस हो जाएगा प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि हाइड्रोप्रोटीनीमिया हो जाए, प्रोटीन्स कम हो जाए. वो तब होगा जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा या तो वो ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथीज़ में प्रोटीन लूजिंग होगी या एसाइटीज़ में भी प्रोटीन लॉस हो जाते हैं लिवर सिरोसिस में, मेल न्यूट्रिशन में भी होते हैं, और प्रोटीन लूजिंग गैस्ट्रोइंटेरोपैथी में भी प्रोटीन लॉस्ट होते हैं. लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन दूसरा कॉज है. लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होती है? जैसे इन्फ्लामेटरी वजह से है, नियोप्लास्टिक या पोस्ट सर्जिकल की वजह से या पोस्ट इरेडिएशन की वजह से. फिर है सोडियम की रिटेंशन से एडिमा कैसे होती है? जब साल्ट इंटेक ज़्यादा हो जबकि रीनल इंसफिशेंसी हो, तब जब टिब्यूल्स में से सोडियम ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो रहा हो, जब रीनल की हाइपोपरफ्यूजन हो रही हो, और इसके अलावा जब इंक्रीज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन हो रही हो तब भी होती है. नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन. इन्फ्लामेशन जो है वो भी हो सकती है, अक्यूट इन्फ्लामेशन में भी एडिमा होती है, क्रोनिक में भी, और एंजियोजेनेसिस में भी एडिमा होती है. ठीक है, तो ये हमने टेबल देखा, तो इसमें मेजर एडिमा के कॉजेज थे. मैकेनिज्म इन्फ्लामेटरी एडिमा का लार्जली रिलेटेड है इंक्रीज वास्कुलर की परमिएबिलिटी पे
क्योंकि वो बढ़ती है। तो हमने चैप्टर 3 में ये देखा कैसे। नॉन इन्फ्लेमेटरी कॉजेज डिस्क्राइबिंग फॉलोइंग डिस्कशन में। देखिए फ्लूइड मूव करता है वास्कुलर और इंटरस्टिशियल स्पेसेस के दरमियान, ठीक है। ये गवर्न होता है दो अपोजिंग फोर्सेस के साथ, एक वास्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है जबकि दूसरा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो कि प्लाज्मा प्रोटीन्स से बनता है। नॉर्मली हमारा जो आउटफ्लो है ना फ्लूइड का, वो प्रोड्यूस होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से, और वो भी आर्टीरियोलर एंड पे ऑफ द माइक्रो सर्कुलेशन। और ये बैलेंस हो रहा होता है इनफ्लो की मदद से जो वेन्यूलर एंड पे होता है ओइंग टू स्लाइटली एलिवेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर। हैंस सिर्फ ओनली स्मॉल नेट आउटफ्लो होगा फ्लूइड का इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेसेस जो कि ड्रेन हो जाएगा लिम्फेटिक वेसल्स से। आइदर ज़्यादा हो जाए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या फिर कोलॉइड प्रेशर ऑस्मोटिक कम हो जाए तो वाटर मूव कर जाएगा इंटरस्टिशियम के अंदर। जैसे कि फिगर में देखें, यहाँ पे फैक्टर दिखाए गए हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मूवमेंट अक्रॉस द कैपिलरी वाल। कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो नॉर्मली बैलेंस होते हैं ताकि लिटिल नेट मूवमेंट हो फ्लूइड की इनटू द इंटरस्टिशियम। हाँ भाई, अगर हाइड्रोस्टैटिक ये वाला प्रेशर बढ़ जाता है या फिर ये प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है तो एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूइड एक्यूमुलेशन यानी एडिमा हो जाएगी। अब ये जो टिश्यू लिम्फेटिक्स है ना, ये ड्रेन करती है मस्ट ऑफ द एक्सेस फ्लूइड को बैक इनटू द सर्कुलेशन बाय वे ऑफ हमारी थोरेसिक डक्ट के, ठीक है। हाउएवर अगर कैपेसिटी टू लिम्फेटिक ड्रेनेज इज एक्सीडेड, अगर ये ज़्यादा अब एक्सीडली ये करेगा ना लिम्फेटिक ड्रेनेज की कैपेसिटी, अगर इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है मतलब इस पर लोड ज़्यादा आ गया तो फिर टिश्यू एडिमा हो सकती है, ठीक है। तो इंटरस्टिशियम में ज़्यादा फ्लूइड आ जाएगा अगर ये फोर्सेस इम्बैलेंस हो जाएंगी तो ये रिजल्ट करेगा इंक्रीज इन द टिश्यू का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और इवेंचुअली न्यू इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। अब एक्सेस एडिमा फ्लूइड जो है वो रिमूव होता है लिम्फेटिक एंड ड्रेनेज के ज़रिए और रिटर्न होता है हमारे ब्लड में बाय थोरेसिक डक्ट। एडिमा फ्लूइड जो है ना अक्यूमुलेट जो होता है इन द सेटिंग ऑफ द इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या फिर रिड्यूस हो जाए जब इंट्रावास्कुलर कोलॉइड टिपिकली प्रोटीन पुअर ट्रांसलूडेट होता है वो। बाय कॉन्ट्रास्ट क्योंकि इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी हुई है, ठीक है। तो परमिएबिलिटी बढ़ी है तो उसमें इतना ये ना प्रोटीन पुअर ट्रांसलूडेट होता है। इन्फ्लामेटरी एडिमा फ्लूइड जो है जो इन्फ्लामेटरी होता है, इन्फ्लेमेशन में जो होती है एडिमा वो प्रोटीन रिच एक्सुडेट होती है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होती है। यूजुअल कट ऑफ फॉर द स्पेसिफिक ग्रेविटी है लेस देन 1.012 फॉर द ट्रांसलूडेट एंड लेस ग्रेटर देन 1.020 फॉर द एक्सुडेट। ये याद कर लें। इलिस्ट्रेट हुए हैं द पॉइंट लेकिन नॉट क्लिनिकली यूजफुल। अब हम डिस्कस करते हैं वेरियस कॉजेज़ हमारी एडिमा के। सबसे पहला है इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। देखिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब बढ़ता है ना वो मेनली कॉज होता है डिसऑर्डर्स की वजह से जो इम्पेयर करें हमारे वीनस रिटर्न को, ठीक है, तभी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है। लोकल इंक्रीज हमारी इंट्रावास्कुलर प्रेशर जो है ना कॉज होता है फॉर एग्जांपल जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस में, ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में जब वो हो जाती है तो affected leg में generalized increase in the venous pressure with resultant systemic edema occur most commonly in the congestive heart failure। 4.3 इस पिक्चर में देखें दिखाया गया है पाथवे जो लीड कर रहे हैं सिस्टेमिक एडिमा की तरफ रिजल्टिंग फ्रॉम हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर या रिड्यूस प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये देखिए अगर हार्ट फेलियर हो जाता है तो कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो वो एडिमा कर पाएगा। लेकिन अगर हार्ट फेलियर में रीनल ब्लड फ्लो भी हमारा कम हो जाता है, हमें पता है, तो उससे ना रास सिस्टम एक्टिवेट होगा, फिर रास से सोडियम और वाटर की रिटेंशन होगी और वो ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाएगी जो एडिमा कॉज करेगा। दूसरा है मेल न्यूट्रिशन हो या हेपेटिक सिंथेसिस कम हो रही हो या नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाए प्रोटीन से रिलेटेड, तो उसमें प्लाज्मा में एल्बुमिन कम होगा, प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, एडिमा हो जाएगी। दूसरा है अगर रीनल फेलियर हुआ हो तो सोडियम और वाटर खुद ही ज़्यादा रिटेन होंगे और वो भी ब्लड में वॉल्यूम बढ़ाएंगे और एडिमा कॉज करेंगे। तो इस फिगर में हमने देखा कि इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म अंडरलाई करता है जनरलाइज्ड एडिमा में जो रिजल्ट करता है कार्डियक, रीनल या हेपेटिक फेलियर की वजह से। सेवरल फैक्टर ना हमारे इंक्रीज कर देते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को इन द पेशेंट जिनका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो। रिड्यूस कार्डियक आउटपुट लीड करता है टू सिस्टेमिक वीनस कंजेशन हो जाती है और रिजल्टेड इंक्रीज हो जाता है हमारे कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एट द सेम टाइम रिडक्शन हो जाती है कार्डियक के आउटपुट में, तो वो रिजल्ट करती है इन द हाइपो परफ्यूजन ऑफ द किडनीज और ट्रिगर करती है रास सिस्टम एक्सेस को इंड्यूसिंग द सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन। इसको हम कहेंगे सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। इन द पेशेंट विद द नॉर्मल हार्ट फंक्शन के जो होते हैं ये अडेप्टेशन बढ़ जाती है, बढ़ाती है कार्डियक फिलिंग को और कार्डियक आउटपुट को नॉर्मल में, ठीक है, देर बाय इम्प्रूव करेगी हमारी रीनल परफ्यूजन को। हाउएवर अगर फेलिंग हार्ट ऑफन जो है वो हमारा इंक्रीज़ नहीं करता कार्डियक आउटपुट को, तो रिस्पॉन्स करेगा इन द रिस्पॉन्स टू द कंपनसेटरी इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम।
इंस्टेड एक विशियस सर्कल बन जाता है फ्लूइड की रिटेंशन का, इंक्रीज वीनस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और वर्सनिंग हो जाती है एडिमा। अनलेस के कार्डियक आउटपुट रीस्टोर हो या फिर रीनल वाटर रिटेंशन हमारी कम हो, जैसे कि बाय साल्ट की रेस्ट्रिक्शन या फिर ट्रीटमेंट किया जाए डायूरेटिक्स या एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट के साथ, ये डाउनवर्ड स्पाइरल कंटिन्यू होगा। क्योंकि सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म कॉमन फीचर होता है जनरलाइज्ड एडिमा का। साल्ट रिस्ट्रिक्शन, डायूरेटिक्स का यूज़ और एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट ना ऑफ वैल्यू होते हैं ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द जनरलाइज्ड एडिमा रिजल्टिंग फ्रॉम द नॉन कार्डियक कॉजेस। नेक्स्ट है रिड्यूस प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कौन सा कॉज है? देखिए, प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन अगर कम हो जाए कंसनट्रेशन तो डिक्रीज हो जाता है हमारा कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड एंड लॉस हो जाएगा हमारे फ्लूइड का फ्रॉम द सर्कुलेशन। देखिए, नॉर्मल एल्ब्यूमिन ना 3.0 टू 5.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। हमारी नॉर्मल जो सर्कमस्टांसेस होते हैं ना, उनमें एल्ब्यूमिन अकाउंट करता है फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टोटल प्लाज्मा प्रोटीन। इसीलिए कंडीशन जिनमें एल्ब्यूमिन या तो लॉस्ट हो जाए सर्कुलेशन में या फिर सिंथेसाइज कम हो रहा हो, जो कि कॉज है हमारे रिड्यूस प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर के। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है एल्ब्यूमिन के लॉस का हमारे ब्लड में से। इस डिजीज़ में कैरेक्टराइज होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हमारी लीकी हो जाती हैं और एल्ब्यूमिन का लॉस हो जाता है, और अदर प्रोटीन्स का भी होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स का यूरिन में, और डेवलपमेंट हो जाती है जनरलाइज्ड एडिमा की। रिड्यूस एल्ब्यूमिन की सिंथेसिस होती है इन द सेटिंग लिवर सिवियर लिवर डिजीज जैसे कि सिरोसिस में, और प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन में भी ऐसा होता है। रिगार्डलेस ऑफ द कॉज, लो एल्ब्यूमिन लेवल हमारा ना लीड करता है इन स्टेप वाइज फैशन टू द एडिमा, रिड्यूस्ड इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम, रीनल की हाइपरपर्फ्यूजन और सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। अनफॉर्चुनेटली साल्ट और वाटर की रिटेंशन हमारी किडनी में से ना कि सिर्फ फेल करती है टू करेक्ट द प्लाज्मा वॉल्यूम डेफिसिट बट आल्सो एक्सेबरेट्स द एडिमा, क्योंकि प्राइमरी डिफेक्ट है लो सीरम प्रोटीन्स का, वो परसिस्ट कर रहा है इसलिए। नेक्स्ट कॉज है लिम्फेटिक की ऑब्स्ट्रक्शन। एडिमा रिजल्ट कर सकती है जब लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, जो कि कॉम्प्रोमाइज़ करे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्लूइड को फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेसेस। अगर इम्पेयर हो रही है लिम्फेटिक ड्रेनेज और कॉन्सिक्वेंट लिम्फेटिक एडिमा हो रही है तो यूजुअली रिजल्ट करती है किसी लोकलाइज ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, जो कि किसी इन्फ्लामेटरी या फिर कोई न्यूप्लास्टिक कंडीशन की वजह से हुआ होगा, जैसे कि कोई पैरासाइट का इन्फेक्शन हो, फिलियारिसिस, जो कि मैसिव एडिमा करवाता है हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की और एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। सो एलिफेंटियासिस बाय प्रोड्यूसिंग द इनग्वाइनल लिम्फेटिक एंड लिम्फ नोड की फाइब्रोसिस करवा देता है। फाइब्रोसिस, इनफिल्ट्रेशन और ऑब्स्ट्रक्शन सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स की किसी ब्रेस्ट कैंसर में कॉज कराती है एडिमा ऑफ द अंडरलाइंग ओवरलाइंग स्किन। ये कैरेक्टरिस्टिक फाइनली पिटेड होती है, अपीयरेंस होती है स्किन की ऑफ द अफेक्टेड ब्रेस्ट। इसको कहा जाता है पियाओ डी ऑरेंज, ऑरेंज पील, ठीक है। लिम्फ ये पिटेड भी होता है, ठीक है। लिम्फ एडिमा ऑल्सो होती है कॉम्प्लिकेशन ऑफ द थेरेपी। वन रिलेटिवली कॉमन सेटिंग फॉर दिस क्लिनिकल एंट्री इज इन द वुमेन विद ब्रेस्ट कैंसर, जो अंडरगो करती है एक्सिलरी लिम्फ नोड की रीसेक्शन और इरेडिएशन, लेकिन दोनों डिसरप्ट और ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है उनके लिम्फेटिक ड्रेनेज को, जिसकी वजह से सिवियर लिम्फेडिमा ऑफ द आर्म हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से ये लिम्फेडिमा होती है ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट में एक्सिलरी लिम्फ नोड की वजह से। दूसरा फैक्टर होता है हमारा सोडियम और वाटर की रिटेंशन का। देखिए, एक्सेसिव रिटेंशन हमारे सॉल्ट की ऑब्लिगेट एसोसिएटेड वाटर की भी एडिमा लीड कर देती है, जो कि इंक्रीज़ होता है बाय इंक्रीज़ कर देता है हमारे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को, क्योंकि एक्सपेंशन होती है हमारे इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम की, और प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। एक्सेसिव साल्ट और वाटर की रिटेंशन देखी गई है वाइड वेराइटी ऑफ डिजीज़ में, जो कॉम्प्रोमाइज़ करती है हमारे रीनल फंक्शन को। उसमें पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आ जाती है, उसमें भी रिटेंशन होती है, और एक्यूट रीनल फेलियर में भी। देखिए, जो नॉर्मल पहले मॉर्फोलॉजी पढ़ लेते हैं। देखिए, एडिमा रिकॉग्नाइज होती है ग्रॉस इंस्पेक्शन पे। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हमें क्लियरिंग और सेपरेशन मिलती है किसकी? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की क्लियरिंग एंड सेपरेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एलिमेंट्स की। हाल तो कोई भी टिश्यू इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन एडिमा मोस्ट कॉमनली ना सबकुटेनियस टिश्यू को इन्वॉल्व करती है। हमारे लंग्स को और हमारी ब्रेन की भी एडिमा होती है। सबकुटेनियस पहले देखिए तो ये डिफ्यूज़ होती है, लेकिन ये यूजुअली एक्यूमुलेट करती है प्रेफरेंशियली इन द पार्ट ऑफ द बॉडी जो कि पोजिशन हो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पे बिलो द हार्ट, वहाँ पे होती है पोजीशन इन द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिलो द हार्ट, जहाँ पे हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, हाईएस्ट होता है। एडिमा टिपिकली प्रोनाउंस होती है जैसे कि लेग्स में जब स्टैंडिंग पे हो, सैक्रम में भी होती है जब रिकम्बेंसी हो,
रिलेशनशिप टर्म्ड एज, इसको हम कह देंगे डिपेंडेंट एडिमा, ठीक है। फिंगर प्रेशर अगर हम दें एडिमेटस सबकुटेनियस टिश्यू पे तो वो डिस्प्लेस कर देगा हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड को और फिंगर शेप का डिप्रेशन बन जाएगा जिसको हम कहेंगे पिटिंग एडिमा। एडिमा जो कि रीनल डिसफंक्शन या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से हो वो मैनिफेस्ट करती है इन द लूज कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि हमारी आईलिड्स में वो होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू में, और करवाती है पेरी ऑर्बिटल एडिमा। पल्मोनरी एडिमा के साथ ना लंग्स 2 या 3 तरह के नॉर्मल वेट हो जाते हैं और सक्शनिंग शो करती है उनकी फ्रोदी और समटाइम ब्लड टिंज्ड फ्लूइड हो जाए जो कंसिस्ट करता है हवा का, एडिमा फ्लूइड का और एक्स्ट्रावेजेटेड रेड सेल्स का। ब्रेन एडिमा क्या है उसमें जो है ना वो 23 में डिटेल में पढ़ेंगे। ये लोकलाइज्ड होता है, हो सकता है क्योंकि ना एब्सेस या ट्यूमर की वजह से, या ये जनरलाइज्ड भी हो सकता है, डिपेंड करता है नेचर पे और एक्सटेंट ऑफ द पैथोलॉजिक प्रोसेस पे ऑफ द इंजरी। अगर जनरलाइज्ड एडिमा है तो सल्काई जो होते हैं ना हमारे वो नैरो हो जाते हैं एज द गायराई, ये याद रखिएगा, सल्काई बिकम नैरो एज गायराई, सल्काई आर नैरो एज द गायराई स्वेल और फ्लैटन हो जाएंगे अगेंस्ट द स्कल, ठीक है, दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स हैं। देखिए इफेक्ट एडिमा के वेरी करते हैं जो रेंज करते हैं मियरली अनोइंग से लेके रैपिडली फैटल तक। जो सबकुटेनियस एडिमा है ना वो इंपॉर्टेंट है टू रिकॉग्नाइज क्योंकि ना ये सिग्नल करती है पोटेंशियली अंडरलाइन किसी कार्डियक या रीनल कोई डिजीज़ है। हाउएवर जब सिग्निफिकेंट हो तो ये इम्पेयर कर देती है हमारी वोंड हीलिंग को और इन्फेक्शन को क्लियर करने को भी इम्पेयर करती है। पल्मोनरी एडिमा क्लिनिकल प्रॉब्लम होती है, कॉमन है ये देखी गई है इन मोस्ट फ्रीक्वेंट इन द सेटिंग ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में देखी गई है पल्मोनरी एडिमा। और लेकिन ये आल्सो रीनल फेलियर में भी हो सकती है, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम्स में भी हो सकती है, ARDS में, और इन्फ्लामेटरी और इन्फेक्शस डिसऑर्डर ऑफ द लंग में भी हो सकती है। ये कॉज है डेथ का बाय इंटरफियरिंग विद द नॉर्मल वेंटिलेटरी फंक्शन, बिसाइड्स इम्पीड कर देती है ऑक्सीजन की डिफ्यूजन। एल्वियुलर एडिमा ऑल्सो क्रिएट करती है फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर द इन्फेक्शन। ब्रेन एडिमा एक लाइफ थ्रेटनिंग है अगर स्वेलिंग सिवियर हो, ब्रेन हर्निएट कर जाता है यानी एक्सट्रूड हो जाता है थ्रू द फोरामेन मैग्नम विद द इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ब्रेन स्टेम वास्कुलर सप्लाई भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, डेथ हो सकती है ड्यू टू द इंजरी टू द मेडुलरी सेंटर जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं और वाइटल सेंटर्स अदर्स की भी। समरी देख लें तो एडिमा रिजल्ट करती है जब मूवमेंट होती है फ्लूइड की किसी वास्कुलर चेयर में से इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस में। फ्लूइड प्रोटीन पुअर भी हो सकता है ट्रांसफ्लूइड या प्रोटीन रिच भी हो सकता है एक्सुडेट। एडिमा कॉज होती है जब इंक्रीज़ हो जाए हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जैसे कि हार्ट फेलियर में, जब इंक्रीज़ हो जाए हमारी वास्कुलर परमिएबिलिटी जैसे कि इन्फ्लामेशन में, या जब कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना वो कम हो जाए जो कि रिड्यूस प्लाज्मा एल्ब्यूमिन की वजह से हो, कोई सिंथेसिस ही कम हो रही हो जैसे लिवर डिजीज़ में या प्रोटीन मैलन्यूट्रिशन में, या वो उसके भी 2 कॉज हैं, या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी लॉस ज़्यादा है, और कॉज लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन भी है, वही इन्फ्लामेशन या न्यूप्लेसिया हो, या सोडियम की रिटेंशन हो रही हो जैसे कि रीनल फेलियर में। तो ये सारे कॉज हैं एडिमा के। नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट करेंगे हेमरेज। देखिए हेमरेज जो है ना वो डिफाइन होती है जैसे कि एक्स्ट्रावेजेशन ब्लड की फ्रॉम वेसल्स में से, और ये ज़्यादातर रिजल्ट करती है डैमेज टू द ब्लड वेसल की वजह से या फिर कोई डिफेक्टिव क्लॉट फॉर्मेशन हो, ये डैमेज या डिफेक्टिव क्लॉट। जैसे कि हमने पहले बताया कि कैपिलरी ब्लीडिंग क्रोनिकली कंजेस्टेड टिश्यूज़ में होती है, हो सकती है, तो ट्रॉमा या एथेरोस्क्लेरोसिस या इन्फ्लामेटरी या न्यूप्लास्टिक इरोजन वेसल वाल की भी लीड करती है हेमरेज के अंदर, और ये एक्सटेंसिव हो सकती है और अफेक्ट कर सकती है, और अगर अफेक्ट कई वेसल को एक्सटेंसिव होगी, अगर अफेक्टेड वेसल जिसको उसने अफेक्ट किया वो लार्ज वेन है या आर्टरी है। रिस्क हेमरेज का ऑफन देखा गया है सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट इंजरी में के बाद, वो इंक्रीज है इन द वाइड वेराइटी ऑफ क्लिनिकल डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं हेमरेजिक डायस्थेसिस। ये डाइवर्स कॉज होते हैं इंक्लूडिंग इनहेरिटेड भी हो सकते हैं, एक्वायर्ड डिफेक्ट भी हो सकते हैं वेसल की वाल में, प्लेटिलेट्स का मसला, कोएगुलेशन फैक्टर का, ये सारे फंक्शन प्रॉपर्ली करने चाहिए ताकि हीमोस्टेसिस अच्छे से हो। ये डिस्कस हुआ है नेक्स्ट सेक्शन में। यहाँ पे हमारा फोकस है क्लिनिकल फीचर जो होते हैं हेमरेज के, कॉज को हम नहीं देखेंगे। हेमरेज जो है मैनिफेस्ट होता है डिफरेंट अपीयरेंस के साथ, क्लिनिकल फीचर है ना, और क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। एक तो है कि हेमरेज जो है एक्सटर्नल होती है, हो सकती है, या एक्यूमुलेट हो सकती है विद इन द टिश्यू के अंदर जिसको हम हेमाटोमा कहते हैं, जो रेंज करता है सिग्निफिकेंस फ्रॉम द ट्राइवियल यानी कि ब्रूज से लेके
टू द फेटल तक, जैसे कि मैसिव रेट्रोपेरिटोनियल हेमाटोमा हो जाता है रिजल्टिंग फ्रॉम द रप्चर ऑफ अ डायसेक्टिंग एओर्टिक एनोरिज्म के रप्चर की वजह से। लार्ज ब्लीड्स जो होते हैं किसी बॉडी कैविटी में डिस्क्राइब होते हैं वेरियसली अकॉर्डिंग जो उसकी लोकेशन होती है, जैसे कि हीमोथोरेक्स, हीमोपेरिकार्डियम, हीमोपेरिटोनियम, हीमोआर्थ्रोसिस जॉइंट्स में। एक्सटेंसिव हेमरेज ओकेजनली रिजल्ट करता है जॉन्डिस में फ्रॉम द मैसिव ब्रेकडाउन हमारे आरबीसीज की और हीमोग्लोबिन की। पेटिकिया जो होते हैं ना वो माइन्यूट 1 to 2 मिलीमीटर डायामीटर के जो हैं हेमरेजेस होते हैं स्किन में या म्यूकस मेम्ब्रेन में भी हो सकते हैं या सीरोजल सरफेसेस में भी होते हैं। देखें 1 to 2 मिलीमीटर डायमीटर के माइन्यूट होते हैं। और 4.4 में इसकी पिक्चर देखें पेटिकिया की, ये है पंक्टेट पेटिकल हेमरेज ऑफ द कोलोनिक म्यूकोजा, कोलन की म्यूकोजा का अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। देखिए इस तरह के 1 to 2 मिलीमीटर डायमीटर के माइन्यूट पेटिकल हेमरेजेस हैं। और दूसरा फिगर है जिसमें फैटल इंट्रासेरिब्रल हेमरेज दिखाई गई है। फैटल इंट्रासेरिब्रल देखें, ये जो है ना उसका कॉज पेटिकिया का होता है लो प्लेटिलेट काउंट, जैसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, डिफेक्टिव प्लेटिलेट फंक्शन है या फिर वास्कुलर सपोर्ट की कमी है जैसे कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो। दूसरे होते हैं परप्यूरा। अब ये थोड़े से ना लार्जर होते हैं 3 to 5 मिलीमीटर हो के हेमरेज, वो 1 to 2 ये 3 to 5। अब परप्यूरा रिजल्ट करता है सेम डिसऑर्डर की वजह से जो कि पेटिकियास के हो रहा है, जैसे एज वेल एज ट्रोमा से भी परप्यूरा होता है, वास्कुलर इन्फ्लामेशन से भी, वास्कुलाइटिस से, और वास्कुलर फ्रेजाइलिटी जब बढ़ जाए तब भी होते हैं। देखिए परप्यूरा जो है ना कुछ इस तरह के अपीयर होते हैं, लेकिन ये थोड़े से बड़े होते हैं 3 to 5 mm के हमने कहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू द पेटिकिया। अब इकाइमोसिस जो है ना वो अब लार्जर होंगे, अब ये मिलीमीटर नहीं है, ये 1 to 2 सेंटीमीटर आ गया। सबकुटेनियस हेमाटोमास होते हैं इकाइमोसिस 1 to 2 सेंटीमीटर के, कोलोक्वियली कॉल्ड ब्रूजेस। ये एक्स्ट्राविजेटेड असल में रेड सेल्स होते हैं जो फेगोसाइटोज हो जाते हैं और डिग्रेड हो जाते हैं मैक्रोफेजेस की मदद से। द कैरेक्टरिस्टिक कलर चेंजेस ऑफ अ ब्रूज रिजल्ट फ्रॉम द एंजाइमेटिक कन्वर्जन होती है हीमोग्लोबिन की जो कि रेड ब्लू कलर का होता है टू बिलुरुबिन में जो कि ब्लू ग्रीन कलर का होता है, और इवेंचुअली फिर हीमोसिड्रिन में जो कि गोल्डन ब्राउन कलर का होता है। देखें इकाइमोसिस कुछ इस तरह का अपीयर होता है।